नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 4 नवंबर 2020 को DLED 2018 बैच के तृतीय सेमेस्टर में जो पेपर आया था उसको आज हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, 1 से लेकर 18 तक सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, इसीलिए पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए और आप अपने उत्तर इस वीडियो के माध्यम से मिला लीजिए कि आपने कितने उत्तर सही किए हैं और उन सही उत्तरों की संख्या नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं और कितने उत्तर आपके सही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, डेटाबेस के तत्व क्या हैं, ये आपका पहला प्रश्न है। फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, ये सभी। तो डेटाबेस का अर्थ ये होता है जैसे किसी भी चीज़ का हम डेटा इकट्ठा करते हैं और उसको स्टोर करते हैं तो वहाँ पर क्या क्या तत्व होते हैं। फील्ड होता है, रिकॉर्ड भी होता है और फाइल भी, यानी ये सभी इसका सही उत्तर होगा। इनमें से किसका उपयोग डाटा भंडारण के लिए नहीं होता, यानी डाटा स्टोरेज के लिए नहीं होता है। पेन ड्राइव में डाटा स्टोर किया जाता है, आपको मालूम है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर यूज होती है। मेमोरी कार्ड जो आप अपने मोबाइल के अंदर डालते हैं। और जो लाइट पेन है, ये लाइट पेन डाटा भंडारण के लिए नहीं होती। अगला प्रश्न है, प्राचार्य के लिए संप्रेषण उपकरण उपयोगी है। टेलीफोन, परिवीक्षण उपकरण, स्पीकर, फैक्स सेवाएं या फिर ये सभी। देखिए यहाँ पर ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो जरूरी है। टेलीफोन और मोबाइल का भी उपयोग संप्रेषण हेतु किया जाता है। अब फैक्स सेवाएं ऑप्शनल हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर जब ये दोनों ऑप्शन सही हैं तो निश्चित तौर पर हमें ये सभी करना पड़ेगा जिसमें फैक्स सेवाएं भी आ जाएंगी। 3 नंबर ऑप्शन में आपने कौन सा टिक लगाया है हमें नीचे कमेंट में बताइए। इसका जो मोस्ट करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा ये सभी। अगला प्रश्न है, स्लाइड तैयार करने के लिए इसमें किसका सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है। MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल या फिर MS एक्सेल। तो MS पावर पॉइंट को स्लाइड तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है। बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, लियोनार्ड क्लोन रॉक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो इंटरनेट के जन्मदाता हैं वो हैं आपके विंट सर्फ। ठीक है, विंट सर्फ जो कि 1969 में इन्होंने इंटरनेट का आविष्कार किया था और चारों ऑप्शन में से ये नहीं है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कब हुआ। तो रेडियो स्टेशन का उद्घाटन हुआ था 1923 में। भारत की बात हो रही। अगर कभी ये पूछ देता कि विश्व में बताओ तो विश्व में होता आपका 1895। अगला जो प्रश्न है, स्लाइड कितने प्रकार की होती है। तो स्लाइड 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी। टेक्स्ट स्लाइड, कंटेंट स्लाइड, और तीसरी होती है टेक्स्ट एवं कंटेंट स्लाइड, और चौथी होती है अदर स्लाइड। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, क्लाइंट से क्या आशय है। सर्वर द्वारा प्रदत्त सुविधाओं और नेटवर्क का उपभोग करने वाला नेटवर्क या कंप्यूटर क्लाइंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक मेन कंप्यूटर होता है जिसे हम लोग कहते हैं सर्वर। अब इसी सर्वर से ढेर सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो ये जो जुड़े हुए हैं कंप्यूटर, ये सब आपके क्या कहलाएंगे। ये सब कहलाएंगे क्लाइंट, क्योंकि ये सर्वर द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं उनका उपभोग कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वेब ब्राउजर क्या होता है। तो वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपको इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री को देखने और प्रयोग करने में आपकी सहायता करता है। जैसे अगर हम उदाहरण ले लें तो जैसे हो गया गूगल क्रोम, यूसी ब्राउजर, ओपेरा मिनी ब्राउजर, और एक आता है सफारी करके एक आता है। तो ये सब क्या हो गया, ये सब होते हैं आपके वेब ब्राउजर। अगला प्रश्न है, स्मार्ट क्लास का क्या महत्व है। तो स्मार्ट क्लास समझना जरूरी है कि स्मार्ट क्लास क्या होती है। तो जो आपके क्लासरूम में परंपरागत शिक्षण उपकरण जो होते हैं, जैसे आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक हो गई, डस्टर हो गया, इन सभी का उपयोग ना करते हुए आधुनिक प्रौद्योगिकी जो उपकरण है जैसे डिजिटल ब्लैक बोर्ड, प्रोजेक्टर, ठीक है, और स्लाइड्स, इन सब का जब उपयोग करते हैं तो वो क्लास स्मार्ट क्लास हो जाएगी। अब इसका महत्व क्या है। देखिए, स्मार्ट क्लास के माध्यम से बच्चों के दिमाग में जो लेसन है वो बहुत जल्दी फीड हो जाता है, यानी बच्चों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है स्मार्ट क्लास।
तो ये चीज समझ गए कि मतलब किसी भी पाठ को आधुनिक तरीके से और प्रभावी तरीके से समझने के लिए स्मार्ट क्लास की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है, सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन एक ऐसी वेबसाइट होती है जो आपकी आवश्यकता अनुसार कंटेंट और वेबसाइटों को ढूंढने में मदद करती है। जैसे हम कह सकते हैं कि google.com ये क्या है? ये एक सर्च इंजन है। जैसे कह सकते हैं ask.com, ठीक है, ask.com, ask.com ये भी एक सर्च इंजन है। अगला जो प्रश्न है, दूरदर्शन द्वारा शिक्षा विकास के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं को बताइए। तो दूरदर्शन के द्वारा कई कार्यक्रम ऐसे हैं जो शिक्षा विकास के लिए काम कर रहे हैं, जैसे इग्नू के कार्यक्रम हो गए, एनसीईआरटी के कार्यक्रम हो गए, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम हो गए, दहलीज कार्यक्रम हो गया, वयस्क शिक्षा कार्यक्रम हो गए, ज्ञान दर्शन हो गए। ये सब कैसे कार्यक्रम है? ये शिक्षा के विकास के लिए सेवाएं प्रदान कर रहे हैं ये सब कार्यक्रम। कार्यालय स्वपालन से आप क्या समझते हैं? तो कार्यालय स्वपालन क्या होता है वो आपको समझना बेहद जरूरी। कार्यालय स्वपालन में कुछ ऐसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है जिससे कार्यालय के तमाम काम अपने आप ऑटोमेटिक मोड पर हो जाते हैं। जैसे जो भी आपका डिजिटल से संबंधित है, जो भी आपका कंप्यूटर से रिलेटेड काम है, वो आपका जो काम है कार्यालय का वो ऑटोमेटिक हो जाता है। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिससे कार्यालय के जो कंप्यूटर रिलेटेड काम है, डिजिटल संबंधी काम है, वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। ठीक है, आपको केवल उसमें उसके लिए जो जरूरी डाटा है वो डालने की जरूरत है, और बाकी जो भी आप उसको निर्देश देंगे उस सॉफ्टवेयर को, वो उसी के हिसाब से काम करेगा। इसी को हम कह सकते हैं कि कार्यालय स्वपालन है, या इसी को कई जगह कार्यालय स्वचालन के नाम से भी जाना जाता है। प्रसार भारती द्वारा दी जाने वाली शैक्षिक सेवाएं कौन कौन सी हैं? तो प्रसार भारती द्वारा कई सेवाएं दी जा रही, जैसे ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन। ये प्रसार भारती ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराता है जो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है। अगर आपने कभी ये कार्यक्रम नहीं देखे तो इनको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो कार्यक्रम दिखाए जाते हैं वो छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी होते हैं और उनके हिसाब से ही डिजाइन किए जाते हैं, उनके हिसाब से ही बनाया जाता है उन कार्यक्रमों को, ताकि बच्चे के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सके। meritnation.com से आप क्या समझते हैं? meritnation.com एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर एनिमेटेड शैक्षिक वीडियोज़ हैं जो बच्चों को समझने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इन वीडियोस के माध्यम से बच्चे के जो दिमाग के अंदर जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं मेरिटनेशन पर, वो एकदम दिमाग में उसके फीड हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही रुचिपूर्ण और उपयोगी होता है, जिससे बच्चे के दिमाग में अच्छे से सेट हो जाता है। क्योंकि एनिमेशन बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, तो उसी के हिसाब से एनिमेटेड वीडियोस इस वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, और आप अपने सिलेबस के हिसाब से, आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से वहाँ से नोट डाउनलोड भी कर सकते हैं। व्यावसायिक अथवा रोजगार सूचना के स्रोतों के संक्षेप में वर्णन करो। यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि व्यावसायिक या रोजगार सूचना देने वाले कुछ वेबसाइटों के नाम बताओ। एक तरीके से ये कह रहा है, तो जैसे हो गया रोजगार.com, इस पे क्या होता है? इस पे रोजगार की सूचना मिलती है। fresherjob.com, फ्रेशर जॉब में मतलब ऐसी जॉब की सूचना होती है जिसमें फ्रेशर लोग काम कर सकते हैं, मतलब उसमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। bankjobs.com ये एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर क्या होता है कि बैंक से रिलेटेड आपकी जॉब्स निकलती रहती हैं, इस पर सूचना आती रहती है। तो इस तरह करके आप 3-4 और लिख सकते हैं, मतलब कुल मिलाकर 4 भी लिख देंगे तो फिर आपको 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। ई ट्यूशन क्या होता है? जैसे हम ट्यूशन पढ़ते हैं उसी तरह होता है ई ट्यूशन। ई ट्यूशन में क्या होता है? ये पूरी तरह से ऑनलाइन होता है। इसको पढ़ने के लिए कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, इन सभी की जरूरत होती है। ये जो ई ट्यूशन होता है वो एक तरफा या 2 तरफा, दोनों तरह का हो सकता है। एक तरफा क्या होता है? जैसे टीचर बोलता जा रहा है और बच्चा लेक्चर सुनता जा रहा है, ठीक है। और एक ई ट्यूशन इस तरह होता है कि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता है, बच्चा भी बोल सकता है, टीचर भी बोल सकता है। कुछ ऐसे ई ट्यूशन होते हैं जो ज़्यादातर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होते हैं। जो ई ट्यूशन होता है वो ऑडियो भी हो सकता है और वीडियो भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो टीचर बोलता है ऑडियो के माध्यम से, बच्चे उसको समझता है, लिखता है, और वीडियो के माध्यम से होता है, जैसे हमेशा चलता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू कि टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे सुन रहे हैं, और अगर बच्चे कुछ जवाब देना चाहे तो जवाब दे सकते हैं, कुछ पूछना चाहे तो उसी ई ट्यूशन में पूछ भी सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को समझाइए।
तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है? दो या दो से अधिक लोगों के बीच इंटरनेट, कंप्यूटर या मोबाइल की मदद से वीडियो कॉल के रूप में बातचीत करने, संप्रेषण करने को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहा जाता है। इसमें एक या एक से अधिक लोग भी हो सकते हैं। देखिए, कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए तो कम से कम 2 लोग चाहिए, तो 2 या 2 से अधिक लोग जब वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत करते हैं आपस में, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इस तरह आपने देखा, पूरे 18 प्रश्न आपने कर लिए। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि आपके जो वन लाइनर क्वेश्चंस तक थे, यानी जो 11 नंबर तक थे, तो इन 1 से लेकर 11 तक आपके कितने सही हैं वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, टोटल आपके कितने नंबर आ सकते हैं वो भी आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। देखिए, वीडियो देख के भूल मत जाइएगा। वीडियो देखने के बाद ये ज़रूर आप हमें नीचे कमेंट बताइए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई भी आपको समस्या होती तो आप नीचे कमेंट में बेझिझक लिख सकते हैं। और भी कोई आपकी कोई भी प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए, उसका भी उत्तर जरूर दिया जाएगा। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।